स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि असाइनमेंट 4 कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है विज्ञान। तो ये वीडियो मैं स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, किसी कारण उनको मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पाया है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले और इसके आंसर समझाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं एक चैनल का प्रमोशन करना चाहता हूं, जो कि मेरे ही स्टूडेंट का है। बहुत ही अच्छा क्रिएटर है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाता है और उस पर वीडियोस भी बनाता है, सॉन्ग। तो उसको लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, क्लिक करके देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे उसके तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया को लिखिए। तो चित्र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मुझे वीडियो जल्दी बनाना था। तो मैंने यहाँ पे देखिए चित्र को यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे इस तरीके से मानव का श्वसन तंत्र होता है, जहाँ से मस्तिष्क में जो श्वसन है, नियंत्रण केंद्र, आहार नली, इन सब के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, चित्र में पूरा बता दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ये क्रियाविधि कैसा, मतलब इसका कार्य है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो जो फेफड़ों की जो बनावट है वो स्पंजी होती है। स्पंजी होती है, स्पंज जैसे कि किसी मतलब साफ़ वगैरह करने के लिए स्पंज का जो यूज़ होता है ना, गाड़ियों को, बिल्कुल वैसा होता है स्पंज, है ना। इसके अंदर श्वास नलियाँ कई शाखाओं में बटी हुई होती है, जाल की तरह। इसकी सतह बारीक और मुड़ी हुई होती है, बुलबुले जैसी संरचनाओं के रूप में होती है, जिन्हें कुपिकाएँ कहा जाता है। देखिए, कुपिकाएँ किसको कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, देखो जड़ जैसा, है ना, जाल जैसा दिख रहा है यहाँ पे जो स्पंज के अंदर, है ना। फिर उसके बाद देखिए, तमाम कुपिकाओं की सतह को फैलाया जाए तो यह लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक सकता है। इतना बड़ा होता है ये। यह संरचनाएं गैसीय आदान प्रदान के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराती है। फेफड़ों में हवा और रक्त के कोशिकाओं के बीच यह सतह अत्यंत महीन होती है। हृदय में जाने वाली रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। हमारे शरीर का यह सबसे दुर्लभ हिस्सा है। सांस लेना व छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बनाए रखने का काम करता है। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुंबदनुमा मांसपेशी मध्य पद का संकुचन होता है, तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। इसे हम लोग वधा गुहा का आयतन इससे वधा गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में हवा श्वसन नलियों से होकर नाक और मुंह से बाहर निकलता है। फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6 लीटर हवा भरी रह सकती है। जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़े पूर्ण रूप से खाली नहीं होते हैं। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण लिखिए और 2 उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जिससे जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कठोर पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। ये इसके गुण आ जाएंगे। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं, जिसको प्लास्टर बोलते हैं हम। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में भी प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, जो आजकल प्रतिबंधित हो रहा है ना, क्योंकि ये पानी पे अब घटित नहीं होता है, वो वैसी का वैसी कठोर हो जाता है ना। इसलिए आजकल मिट्टी के मूर्तियों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास के पर्यावरण में हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए। इसको तो आप ही लिख सकते हो, इसे मैंने सोचकर अपने से ही लिखा है। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हमारे आसपास के पर्यावरण में हो रहे नुकसान निम्नलिखित है। मनुष्य की जनसंख्या अधिक होने के कारण वनों की कटाई की जा रही है रहने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। बहुत सारी उपजाऊ भूमि है वो नष्ट हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बड़े बड़े कारखानों से निकलते धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। प्लास्टिक को जलाने से निकलने वाले धुआं, है ना, और जिसमें जो अन्य गैसें होती है, फ्रिज में जो गैसें होती है, ये ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है, वायुमंडल, है ना, को प्रभावित करती है। और इन्हीं गैसों से ही अम्ल वर्षा भी होती है। तो वाहनों से निकलने वाले धुएँ को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है ना। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने लिखा है। आप ऐसे 3-4 और अपने से बना के लिख सकते हो, या तो फिर इतना काफ़ी है इस उत्तर के लिए। साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखिए। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल
के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिसको RCOONA बोलते हैं ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन की जगह सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला वाले अमोनियम यानी कि NH4 या सल्फोनेट लवण होते हैं ना, SO3H लवण होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, साबुन का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू के लिए और कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग उपयोग है। साबुन के अणु मिश्र की संरचना तैयार करते हैं, जबकि अपमार्जक के अणु मिश्र की संरचना तैयार नहीं करते हैं। तो टोटल ये 3 प्रकार हो जाएंगे, 3 अंतर हो जाएंगे इसके। फिर है 5वां क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए। एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विलाई। तो एंजाइम प्रोटीन है जो हमारे शरीर की एक कोशिका में ही कई एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की जो कोशिका है उसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं। शरीर में अपघटन संश्लेषण प्रक्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन के 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है। वजन से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन को पचा लेता है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ घंटों तक कर सकता है। कोशिका में स्रावित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम आहार नली के बाहर बनते हैं। ठीक है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियों से स्रावित होती है मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह प्रोटीन का पाचक होता है, यानी कि भोजन को पचाने में ये सहायता प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखिए विलाई, हमारा लास्ट ऑप्शन, लास्ट मतलब आंसर है ये। तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का जब अवशोषण होता है तो इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इसमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। यह से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्तवाहिकाओं और लसिकाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये है आपके पूरे वीडियोस के आंसर, आपके पूरे असाइनमेंट के आंसर। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।